हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटोर जतिन मदान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गाइडली। गाइस, इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में एसबीआई पीओ के डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में दो चीज़ें आपसे पूछने वाले हैं एग्जामिनर, दैट इज़ एन एसे और दूसरा है लेटर। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट इट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हियर वी गो। सो एस्पिरेंट्स, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। मैंने आप लोगों के लिए एक टेस्ट भी दिया है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेकर के, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि उस टेस्ट में हमने कैसा परफॉर्म किया है। सो जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कोर्स परचेज़ करते हैं गाइडली पर, तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखता है जिसके अंदर आपको टेक टेस्ट देख पा रहे हैं। तो टेक टेस्ट, दिस इज़ न्यू टेस्ट, ठीक है। तो ये 50 मार्क्स का होने वाला है। 25 मार्क्स का आपका ऐसे, 25 मार्क्स का आपका लेटर। पर अगर IBPS PO की बात करें तो IBPS PO के अंदर 15 मार्क्स का आपका ऐसे रहता है और 10 मार्क्स का लेटर रहता है। तो इसके अंदर 25 मार्क्स ईच रहता है। सो लेट अस टॉक अबाउट कि हमने कौन सा टेस्ट दिया है। लेट अस टॉक अबाउट टेस्ट 6 जो हमने दिया है। एंड टेस्ट 6 के अंदर ऑलरेडी मैं पेपर अटेम्प्ट कर चुका हूँ, ओके। एंड यू कैन सी उसमें क्या रिजल्ट्स और किस बेस पर स्कोर दिया है। तो यू कैन सी सबसे पहली बात तो 250 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना था और वर्ड काउंट यू कैन सी मैंने 227 वर्ड्स यूज़ किए और टाइम मैंने 15 मिनट से कम, लगभग 14 मिनट्स लगाया था। तो स्कोर दिया वर्ड काउंट के लिए 3.65। ये जितना करीब रहेगा 250 के, तो स्कोरिंग भी उसी हिसाब से होगा। तो इसलिए 3.65 यानी कि कम दिया है। स्कोर फॉर स्पेलिंग, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स मैंने जान करके दी थी आपको दिखाने के लिए कि हमारा जो ये AI इंटरफेस है, AI टूल है, वो किस तरीके से आपकी गलतियों को निकालता है। तो स्पेलिंग के लिए मुझे 7.91 मार्क्स मिले हैं और स्कोर फॉर ग्रामर, ग्रामर के लिए मुझे 7 मार्क्स मिले हैं। तो याद रखिएगा गाइज, कभी भी आप स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं पेपर के अंदर, तो जो आपका AI होता है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो अपने आप से ही वो गलतियां निकाल देगा। तो बी केयरफुल। कोई पेपर चेक करेगा वो एक अलग बात है, बट पहले से ही आपकी गलतियां निकाल दी जाएंगी। सो माइंड इट। तो स्पेलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन इज कंसर्न। बात रहती है ग्रामर की, तो ग्रामर का भी वही है। ग्रामर ऑलरेडी फीड है, ठीक है। सो आपको ध्यान देना है ग्रामर पर भी और स्पेलिंग पर भी। अगर आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे दिक्कत आने वाली है। कंटेंट मैटर करता है, पर कंटेंट इतना मैटर नहीं करेगा जितनी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मैटर करेगी। सो इन दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान दें। और लास्ट में मेरे पास से फाइनल जो रिस्पॉन्स आया वो 18.56 मार्क्स बने 25 में से, एज फार एज ऐसे राइटिंग इज कंसर्न। सो बेसिकली ऐसे मुझे लिखना था, राइट एन ऐसे अबाउट 200 वर्ड्स ऑन बिटकॉइन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बिटकॉइन क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर था। तो मैंने इस पैसेज को कैसे शुरू किया था, इस ऐसे को मैंने कैसे शुरू किया था, ये मैं आपको बताता हूँ। एस्पिरेंट्स, यू कैन सी, मैंने सबसे पहले, अगर आप देखते हैं यहाँ पर, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक करेंसी है। तो बिटकॉइन को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बिट का कॉइन में मैंने बी जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है। तो जो आपका AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपको देखिए किस प्रकार से दिखाता है कि आपने गलती की है। तो देखो शॉर्ट मैसेज, देखो ग्रामर लिखा हुआ है सेंटेंस 1 के अंदर, बिटकॉइन बी, डिड यू मीन बिटकॉइन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रामर की मिस्टेक निकाल दी गई है। तो बिटकॉइन का बी बड़ा होना था, वो आपको ये भी डिटेक्ट करके बता रहा है। सो बी केयरफुल, जब भी आप कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं ना, तो आपका जो लेटर है वो अपर केस में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बिटकॉइन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। जहाँ तक मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात है, सबसे महंगी करेंसी जो सी है वो है बिटकॉइन। तो टर्म क्रिप्टो का मतलब निकल के आता है कोडेड, और वी कैन से इट इज़ अ कोडेड करेंसी। तो ये कोडेड करेंसी होती है। ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड डॉलर्स की तरह काम करती है, और ये किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती। जैसे कि बैंक रेगुलेट करते हैं हमारी करेंसीज को, जैसे रुपीज़ है, गवर्नमेंट कोई भी इसे रेगुलेट नहीं करती है, इसे कोई भी कंपनी रेगुलेट नहीं करती है। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है, कैन यू सी दिस मिस्टेक। यहाँ पर लिखा है 1 ONW लिख दिया गया है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा क्या इसने ये स्पेलिंग को डिटेक्ट किया है। अभी आपको दिखाते हैं। यू कैन सी हेयर, आपको यहाँ पर दिखा रहा है
कि स्पेलिंग आपने मिस्टेक किया, दैट इज़ ONW। तो पॉसिबल स्पेलिंग मिस्टेक, तो देख रहे हैं AI किस तरीके से डिटेक्ट कर रहा है। तो मैं आपको ये सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ कि हमारा जो ये इंटरफेस है गाइडली का, वो आपको किस प्रकार से आपके मिस्टेक्स के बारे में बताता है। तो बहुत ही जेन्युइनली ये आपको प्रोडक्ट मिलता है और ये बनाया गया है आपके लिए। तो इसका और क्या यूसेज है अभी आपको पता लगेगा। सो गाइज, मैंने बेसिकली बात करनी है आपके साथ में सबसे पहले तो कि मैंने ये ऐसे जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। तो मैंने यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में बताया है सबसे पहले। व्हाट इज़ बिटकॉइन? बिटकॉइन एक करेंसी है और बिटकॉइन जो है वो किस तरीके से पाया जा सकता है। सो बिटकॉइन, वन कैन अर्न बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड फॉर माइनिंग इट। माइनिंग करके कमाया जा सकता है। विच इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स। वन कैन ऑल्सो परचेज बिटकॉइन ऑन वेरियस ओपन एक्सचेंजेस, जैसे कि बाइनेंस है, जैसे कि और भी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर आप बिटकॉइन खरीद भी सकते हैं और आप रिसीव कर सकते हो जब कोई चीज़ बेची जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी चीज़ को बेचा तो आपको बिटकॉइन भी मिल सकता है करेंसी के बदले। समझ रहे हैं बात को? तो ये मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है बिटकॉइन है क्या। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैंने हिस्ट्री के बारे में बात की है कि सतोशी नाकामोटो, ये इन्होंने बिटकॉइन को 2008 के अंदर क्रिएट किया था। और क्यों क्रिएट किया था? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड बैंक्स के डिस्ट्रस्ट से इन्होंने क्रिएट किया था। और जब वर्ल्ड पूरा का पूरा ग्रेट रिसेशन को जूझ रहा था और 2009 के अंदर बिटकॉइन ने अपनी फर्स्ट ब्लॉकचेन को क्या किया? लॉन्च किया। सो दैट इज़ द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को मैंने एसोसिएट किया है इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी है बिटकॉइन है क्या, ये क्रिप्टो करेंसी है, सबसे महंगी करेंसी है। उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इसके बाद में ये एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं। ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये एक्स्ट्रा बातों में है। मतलब आप कभी भी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं या इंट्रोडक्शन के बाद में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो बिटकॉइन की वैसे कोई रियल मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती थी अर्ली ईयर्स के अंदर। ओनली माइनर्स जो थे, जो माइनिंग किया करते थे बिटकॉइन को, यू कैन से कंप्यूटर कोडिंग के तहत निकाला करते थे, वो ब्लॉकचेन को एक्सेस कर लेते थे। पर 1 साल के बाद में ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन हुई। तो ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई थी वो भी लिखना चाहिए था मुझे, पर वो एक स्टोरी के रूप में होता था तो इसको मैंने इग्नोर किया। ओवर द ईयर्स बिटकॉइंस वैल्यू हैज़ फ्लक्चुएटेड, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फ्लक्चुएट हुई है और इसने अपना हाई टच किया था 2011 नहीं था, 2022 था, जिसमें $68,900 मतलब $68,900 की वैल्यू को टच किया था। सो दैट इज़ सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बिटकॉइन। और बात आती है बिटकॉइन वैल्यूएबल क्यों है, बिकॉज हमें यहाँ पर टच करना है अपने पैराग्राफ को भी। मैंने बिटकॉइन की बात की है और बिटकॉइन की सिग्निफिकेंस क्या है, वाई इट इज़ वैल्यूएबल। तो बिटकॉइन वैल्यूएबल इसलिए है गाइज, ये लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी सारी एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि पेपर मनी की होती है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेबिलिटी, हर कोई पर्सन जो भी ट्रांजैक्शन करता है, जो भी यू कैन से ट्रेड करता है, वो पैसा एक्सेप्ट करता ही करता है। तो बिटकॉइन भी एक्सेप्टेबल है, हालांकि इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है, लास्ट में मैंने आपको बताया है। और वैसे बहुत सारी कंट्रीज बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती हैं। डिविजिबिलिटी, ये स्पेलिंग गलत है, ड्यूरेबिलिटी है, इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब आप बिटकॉइन के बदले कोई और कॉइन भी खरीद सकते हैं। वी कैन नॉट टच इट, हम मानते हैं कि हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो काउंटरफिटिंग के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब नकली या जाली करेंसी नहीं आ सकती है। और बिटकॉइन जो है इसकी जो वैल्यू होती है, इट इज़ इवेंचुअल स्कार्सिटी, ये मतलब एक्चुअल में बहुत ही कम है बिटकॉइन अवेलेबल। सो देयर इज़ लिमिटेड सप्लाई। तो मैनी कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ बिटकॉइन को ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्सेप्ट करती है, पर इंडिया उनमें से नहीं है जो एक्सेप्ट करता है फिलहाल। तो लास्ट में ये बता दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बिटकॉइन। तो देखा आपने मैंने किस तरीके से सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में हिस्ट्री बताई, उसके बाद में बिटकॉइन के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए, लास्ट में सिग्निफिकेंस बताया और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी दे दिया कि हमारे देश के अंदर, हालांकि सिग्निफिकेंस बहुत है बिटकॉइन की, पर हमारे देश के अंदर अभी बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप गाइडली को परचेज करते हैं, इस कोर्स को, डिस्क्रिप्टिव के कोर्स को परचेज करते हैं, तो आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, आपको आदत डाल देगा ये कि हर फुल स्टॉप के बाद में आपको जो वर्ड यूज़ करना है वो अपर केस में यूज़ करना है, नहीं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आप कितनी गलतियाँ कर रहे हैं स्पेलिंग्स की, ये आपको डिटेक्ट करके बताएगा। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको गाइज।
अब ये था 25 मार्क्स से, जिसमें मेरे को 18.956 मार्क्स मिले थे। अब बात आती है नेक्स्ट की, जो कि है एक लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग के लिए बेसिकली हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, आपको मैं दिखा दूँ। Write an application about 100 words to the branch manager as you have lost your receipt of the term deposit which matures next week, asking him what steps need to be taken next. तो बेसिकली एप्लीकेशन आपको लिखनी थी यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसे लेटर के रूप में पढ़ लिया था, तो मैंने लेटर के फॉर्मेट में लिखा है गाइस इसे। तो इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको फॉर्मल लेटर लिखना होता है तो आप यहाँ पर सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, जो सेंड कर रहा होता है। यानी कि अगर मैं लेटर को सेंड कर रहा हूँ तो सेंडर का एड्रेस सबसे पहले लिखा जाएगा। तो दिस इज सेंडर्स एड्रेस। और सेंडर्स एड्रेस में देखिए हाउस नंबर 2 प्रीत विहार, ये लास्ट में लगाया कॉमा, कॉमा का विशेष ध्यान दें, न्यू दिल्ली फुल स्टॉप, उसके बाद पिन लगा दिया है, ये आपका सेंटर का एड्रेस खत्म हो गया है। इसके बाद में किसको आप लिख रहे हैं, एड्रेस कीजिए ब्रांच मैनेजर को, कॉमा, लास्ट में आया कॉमा, PQR बैंक, कॉमा, और आपका एड्रेस क्या है बैंक का वो लिख दिया है न्यू दिल्ली फुल स्टॉप, पिन कोड क्या है ये लिख दिया है, पिन कोड लिखना ज़रूरी है, और इसके बीच में एक स्पेस छोड़ दिया गया है। और गाइज डियर सर, डियर सर ये सैल्यूटेशन है, आप सैल्यूट करते हैं, सर से बात हो रही है तो डियर सर, और मैम से बात हो रही है डियर मैम। सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग लॉस ऑफ रिसीट ऑफ टर्म डिपॉजिट की, टर्म डिपॉजिट की रिसीट जो थी वो मेरी खो गई है, और प्रोसीजर बताइए इसके रीइश्यूएंस का। तो मैं इस सेंटेंस को, मैं इस पैराग्राफ को कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने अपने बारे में बता दिया गया है कि मैं XYZ मेरा नाम है, XYZ लिखा है। अगर यहाँ पर आपको बता दिया गया यू आर रमेश कुमार ऑफ दिस रेजिडेंस, इस रेजिडेंस के हो, और आपका जो टर्म डिपॉजिट का रिसीट है वो खो गया है, सो गाइज आपको वो नाम लिखना होगा। अब नाम नहीं मेंशन है क्वेश्चन के अंदर तो मुझे XYZ लिख लेना है। मैंने ओपन किया था सेविंग्स अकाउंट आपके बैंक के अंदर 2005 में, एंड माई अकाउंट नंबर इज दिस, ठीक है। जब मैंने आपके ब्रांच में विजिट किया था लास्ट ईयर, तो आई वॉज ग्लैड टू नो द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स इन टर्म डिपॉजिट। आई इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन टर्म डिपॉजिट एंड गॉट रिसीट ऑफ द सेम। इसका मुझे रिसीट भी मिला था। मैंने अपना हाउस रिसेंटली चेंज किया। अब गलती देख रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं, फुल स्टॉप के बाद में आई जो लिखा है ना यहाँ पर वो स्मॉल लिख दिया है, मैंने अपर केस में नहीं लिखा है, तो ये गलती निकाल देगा और इसको ये ग्रामेटिकल मिस्टेक मानेगा। और शिफ्टिंग मैं कर रहा था हाउस होल्ड लगेज और बैगेज की, तो मेरी रिसीट जो है वो खो गई है। टर्म डिपॉजिट जो है वो नेक्स्ट वीक मैच्योर हो रहा है, और अब जब रिसीट खो गई है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि इस रिसीट को आप दोबारा से मुझे इशू करें, और ताकि मैं अपने पैसे को विड्रॉ कर सकूँ। मैं हमेशा सेटिस्फाइड रहा हूँ, ये ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ मैं आपके बैंक की सर्विसेज से, और मैं इस बार भी एक्सपेक्ट करता हूँ, होप करता हूँ कि आप मुझे प्रोसीजर बताएंगे और मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इसे फॉरवर्ड करेंगे। थैंकिंग यू कॉमा योर सिंसियरली कॉमा XYZ, यानी कि जो आपका नाम है। और ये थैंकिंग यू नहीं आएगा, आई डोंट नो ये कैसे आ गया है, बाकी मैंने यूज़ नहीं किया था ये। तो अब यहाँ पर देखते हैं गाइस, देखिए करेक्शन स्पेलिंग, प्रीत विहार में P कैपिटल होना था, तो ये इसको डिटेक्ट कर रहा है। विहार में V कैपिटल होना था, डिटेक्ट कर रहा है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपसे देखी गई हैं। और अगर मैं बात करता हूँ माई अकाउंट नंबर इज़ M स्मॉल था, तो M को आपको कैपिटल लिखना था, तो इसको भी इसने यहाँ पर ग्रामर का मिस्टेक माना है। और I स्मॉल था तो I को कैपिटल लिखना था, तो ये I भी क्या है कैपिटल, यानी कि ग्रामर का मिस्टेक माना है। सो एस्पिरेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये AI आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है प्रैक्टिस के अंदर। कम टाइम बचा है गाइस, आज डेट है हमारी 26, और हमारे पास में नियर अबाउट 9 डेज़ हैं, तो 9 डेज़ के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम 2 एसेज और 2 लेटर्स को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें ऑन डेली बेसिस। एंड गाइज आधे घंटे का टेस्ट होता है, ये आधा घंटा आराम से निकाला जा सकता है अगर हमें डेफिनेटली अपने मार्क्स अच्छे लेने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि 171 वर्ड्स का मैंने लिखा है, जबकि 150 में लिखना था, और टाइम इतना यूज़ किया है। और वर्ड काउंट के मुझे 4.5 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पर नॉट बैड।
स्पेलिंग्स के अंदर 8.89 स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स कम की हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स हुई हैं ज़्यादा तो 7.7, तो अल्टीमेटली आई गॉट 10। तो ये आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर बनाता है और आपको बताता है कि आपको किस तरीके से अपना करना है ये एस्पिरेंट। इसके बाद में बात आती है you can see you may get some spelling or grammar errors in the address part of this writing, but we will not consider the address part while calculating marks, so please ignore it। तो आपको दिया हुआ है कि स्टार्टिंग के अंदर अगर आपकी एड्रेस में कोई दिक्कत आती है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। अब देखो सैम्पल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सैम्पल पीडीएफ में डाउनलोड करके आपके सामने आ जाएगा। यू कैन सी हियर फीचर कितना सही है, ओके आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमने बताया है। तो दिस इज़ लेटर, ठीक है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं लेटर के। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट अनफॉर्चुनेटली आई हैव मिसप्लेस्ड द रिसीट ऑफ माई टर्म डिपॉजिट विद योर बैंक विच इज़ scheduled to mature next week. In light of this situation, I kindly request you. सो ना कि केवल और केवल आपको ये मार्क्स बताता है, बल्कि ये आपको एक सैम्पल भी देता है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। इन द सेम वे ये आपको ऐसे के लिए भी सैम्पल देगा। यू कैन सी हेयर ऐसे के लिए भी आपको एक सैम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और सैम्पल बहुत ज़रूरी होता है गाइस, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप सारी चीज़ें गूगल नहीं कर सकते हैं। बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द रिसेंट ईयर्स ड्यू टू इट्स यूनिक फीचर्स एंड पोटेंशियल सिग्निफिकेंस। अपने आप लिखने के बाद में आप इन्हें भी ज़रूर पढ़ें और दिमाग में रखने की कोशिश करें। उम्मीद करूँगा गाइस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस फीचर ऑफ गाइडलाइंस, ये डिस्क्रिप्टिव जो कोर्स है वो कितना सही और बेनिफिशियल हो सकता है। तो जल्दी कीजिए गाइस इसे आप परचेज करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी एंड शॉवरिंग योर लव ऑन मी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।